Hello friends, good morning to all of you. Welcome on my YouTube channel, Dr. Punisher Biology. आज हम चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारिस्थितिकी कक्ष निके क्या है? निके इसी जाति के इकोसिस्टम में क्रियात्मक भूमिका। एक छोटा इकोसिस्टम, एक जलीय समुदाय, लुप्त जाति। निके होता है जिसकी निके क्या होता है? निके होता है किसी जाति की इकोसिस्टम क्रियात्मक फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीशीज इन इकोसिस्टम नॉन एज निके। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट है एक छोटा इकोसिस्टम, नो। एक जलीय समुदाय, नो। लुप्त जाति, नो। तो आंसर हो जाएगा किसी आंसर नंबर 3 सही है, राइट है इसका आंसर। फंक्शनल रोल, निके शब्द आते हैं देखना, उसका क्रियात्मक भूमिका, किसी जाति की क्रियात्मक भूमिका किसी समुदाय में या किसी इकोसिस्टम में, वो निके कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की पारिस्थितिकी क्रमस्थता यानी सोशल पोजीशन है उसका। कार्यालय पता, आवासीय पता, चराई क्षेत्र, रक्षित क्षेत्र। तो सोशल पोजीशन है उसका कार्यालय पता। या आप टर्मिनोलॉजी में याद करना है इसको, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी लिखाई होगी ना आपको, उसमें देखना है सर। तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, समान आवास या निके में स्थित दो जातियां अधिक समय तक एक साथ वास नहीं कर सकती। ये कौन सा नियम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। समान आवास में एक ही आवास में या निके में दो जातियां एक अधिक समय तक वास नहीं कर सकती, मतलब आवास नहीं कर सकती। कौन सा नियम है? हेलन का नियम, नो। गोज का नियम, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन नियम, बीजमान का नियम। आंसर नंबर 2 राइट, गोज का नियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समस्त जैविक व अजैविक कारक मिलकर बनाते हैं। जैविक, देखो मैंने पढ़ाया था आपको जो लेक्चर जो 6 नंबर का लेक्चर था, उसमें आपको मैं बताया था कि कम्युनिटी प्लस अजैविक घटक। कम्युनिटी प्लस अजैविक घटक मिलकर बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब बात आती है इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जैविक और अजैविक समस्त घटक, तो ये मिलकर बनाते हैं जीव मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल शब्द प्रयुक्त होता है पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए जहाँ जीवन है। स्थल मंडल के तल पर, जल मंडल के अंदर, स्थल मंडल और जल मंडल में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में। जीव मंडल तो पूरा उसके लिए, पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए जहाँ जीवन है, स्थल पे, जल पे और वायु पे, ठीक है। आंसर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन स्थलीय जीवन को असंभव कर सकता है? जो अपना स्थलीय जीवन है ना, उसको असंभव कर सकता है। पहला है औसत वार्षिक तापमान का 10 डिग्री गिर जाना। अगला ऑप्शन है वायुमंडल में ऐसा परिवर्तन जो ऊपरी वायुमंडल से में आने वाली और सूर्य विकिरणों को पृथ्वी तल पर, थोड़ा कट गया, पृथ्वी तल पर आने दें। थर्ड है इसका पृथ्वी के दीर्घवृत्तीय स्वरूप का गोलाकार में परिवर्तन, दीर्घवृत्तीय स्वरूप का गोलाकार में परिवर्तन। चौथा है चंद्रमा का विलुप्त होना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर पृथ्वी पे सारी विकिरणें आएगी, विकिरण किरणें वगैरह वगैरह, जो अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो, तो फिर ये गड़बड़ करती है सारा काम। तो 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुनर्नवीनीकरण स्रोत नहीं है? जंगल, कोयला, जल और जलीय जीव। कौन सा नहीं है? पुनर्नवीनीकरण। मैंने बताया था ईंधन होते हैं, कोयला, पेट्रोल,
ये वगैरह है ना, ये रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है। तो आंसर इसका सेकंड आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है, नूस्फीयर पर्यायवाची है। नूस्फीयर पर्यायवाची है पर्यावरण का, वायुमंडल का, जलमंडल का, स्ट्रेटोमंडल का। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका पर्यावरण का, नूस्फीयर। पर्यावरण का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, जब बायोस्फीयर मनुष्य प्रभावी वातावरण में बदल जाता है तो ये कहलाता है। वही बात आ गई, बायोस्फीयर पर्यावरण वाले, बायोस्फीयर मनुष्य प्रभावी वातावरण में बदल जाएगा तो वो नियोस्फीयर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जीवमंडल किसे प्रदर्शित करता है? संसार को, विशिष्ट पौधों को, विशिष्ट क्षेत्र के पौधों को, जीवित समुदाय द्वारा अधिकृत क्षेत्र को। जीवमंडल समझ में आया ना, जीवमंडल बायोस्फीयर, जीवित समुदाय द्वारा अधिकृत क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होने वाली वायुमंडलीय परतों का कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी की सतह चाहिए, यहाँ से नीचे नीचे सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, क्षोमंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर मंडल, फिर मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, फिर अगला अगला थर्मोस्फीयर तापमंडल। तो उसको थोड़ा ट्रिक बनाना या कैसे भी आपको याद हो सके, मतलब ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या टी है ये, टी एस एन टी, या इसको याद कर लेना। आप ये जो ट्रिक तरीके से करो मत पढ़ना, अपनी सुविधा के हिसाब से। सेकंड आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर, कई कई एग्जाम में पूछा हुआ इसका ऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जीवमंडल किनसे बना होता है? जीवों से, जीव स्थल मंडल से, जीव स्थल और वायुमंडल से, जीव स्थल वायु और जल मंडल से। तो जीवमंडल में सब कुछ आ गया, स्थल जल वायु सब कुछ। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। गैर परंपरागत है, देखो परंपरागत तरीके से होता है जैसे सीधे, जैसे पेट्रोल है, ये परंपरागत सीधे दिया इंधन में काम है, ऊर्जा मिल गई, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना। गैर परंपरागत का मतलब उसमें यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए, इसका कंसेप्ट देखना, टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए उससे अपन को एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी सोर्सेज मिले, तो सौर विकिरण हो जाएगा इसका आंसर। सौर विकिरण के क्या करते हैं आजकल, सोलर एनर्जी से वो पता लगाते हैं ना, सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से लाइट मिलती है ना, वो कैसे वो एक्टिवेट होते हैं, फिर उससे वो एनर्जी लाइट मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की 15% है लेकिन ऊर्जा उपयोग है। ये एक्चुअल क्वेश्चन याद करना, इसका 2% है, कई बार पूछा हुआ है ऐसा। तो भारत की जनसंख्या विश्व की 15% है लेकिन अपन ऊर्जा उपयोग मात्र 2% ही करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम संसाधन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संधारणीय, अनंत। पेट्रोलियम संसाधन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संधारणीय, अनंत है। पेट्रोलियम तो मैंने कहा नॉन रिन्यूएबल है ये। सोर्स, तो आंसर नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इकोसिस्टम क्या है? सदैव खुला, सदैव बंद, खुला और बंद दोनों, अब बायोमास पर निर्भर करता है, ये हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके डियर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रसिद्ध है, विलुप्त पौधों जंतुओं के लिए, केवल विलुप्त पौधों के लिए, केवल विलुप्त जंतुओं के लिए, संकटग्रस्त पौधों और क्या नाम भूल गया, जंतुओं के लिए। तो इसको आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड पौधों और जंतुओं के लिए होता है ये। नाम में लाल आ गया, लाल तो रेड, रेड सिग्नल तो खतरे का निशान होता है, तो संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ग्रीन बुक में होता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, संकटग्रस्त पौधों की सूची, विलुप्त पौधों की सूची, उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वनस्पति उद्यान में उगाए जाते हैं, किसी क्षेत्र का पादप समूह। तो संकटग्रस्त शब्द आते ही तो रेड वाला होता है, रेड बुक की संबंधित होता है। ये विलुप्त हो गई, ये तो मैं मानता हूँ, ये कैंसिल हो गया था। विलुप्त, विलुप्त प्राय है, तो विलुप्त ये भी कैंसिल हो गया। अगला, उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वनस्पति उद्यान में उगाए जाते हैं, तो इसमें ग्रीन बुक आ जाएगा, ये आंसर नंबर 3 है। फोर्थ, अगला प्रश्न देखो, कर्नाटक राज्य को एक वृक्ष के संरक्षण का भार सौंपा गया है, तो भाई साहब इसको ध्यान में रखना, सेंट्रलम एल्बम को। तो कर्नाटक राज्य इसको इसका संरक्षण का, क्योंकि थोड़ा सा काफी संकटग्रस्त है, इसको इसका संरक्षण का भार सौंपा गया सेंट्रल एल्बम को। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च संस्थान है FRI, FRI कहाँ पर है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा आप अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया समझते हैं? मतलब अधिक उपयोग के कारण उसको संकटग्रस्त अवस्था में माना जा रहा है उसको। मक्का तो है, गेहूं, चावल, ये दूसरी दही कहाँ से डाइस के हो जाएगा। ये कौन से उपयोग भी अलग, लेकिन कहाँ संकटग्रस्त है, अपन और उपयोग कर सकते हैं, डाइस के आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्य वायु प्रदूषक है, मेन एयर पोल्यूटेंट है, मुख्य वायु प्रदूषक सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत खतरनाक मेन एयर पोल्यूटेंट है, जो वाहनों के ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क लेना दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है, सीधा 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 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें कहीं कुछ घुमा के नहीं, ऑप्शन भी सेम ऐसे याद, तो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, कौन जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है? जलीय प्रदूषण के लिए ध्वनि, ध्वनि का जलीय प्रदूषण कोई रोल नहीं है, SO2 का रोल है, आर्सेनिक का रोल है, वाहित मल का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर इसका सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर, वाहित मल जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है, वाहित मल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक दिल्ली में मोटर गाड़ियों के निर्वातक से उत्पन्न नहीं होता है? मोटर गाड़ियों को ही मैंने कहा था, मोटर गाड़ी और साधनों से उत्पन्न होता है, ये SO2 उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज्यादा कार्बन गैसें वगैरह, तो राख उत्पन्न नहीं होती है उनसे। तो आंसर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है, प्रदूषण पॉल्यूशन है वो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है वाहित जल उपचार के द्वारा, परमाणु विस्फोटन, प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है वाहित जल उपचार के द्वारा, बिल्कुल सही बात। परमाणु विस्फोट पर रोक लगाकर, सही बात एकदम। विद्युत द्वारा चलने वाली गाड़ियां बनाकर, बिल्कुल फेवर में बात है ये, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसके। अगला प्रश्न है, यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से होता रहा तो जल चक्र बंद हो जाएंगे। जल प्रदूषण हो रहा ना अभी, वर्तमान दर से होता रहा तो जल चक्र बंद हो जाएंगे, नो इश्यू। वर्षण रुक जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। जलीय पादपों को ऑक्सीजन अणु प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जलीय पादपों को नाइट्रोजन अणु प्राप्त हो जाएंगे, तो इसका मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd आंसर, जलीय पादपों को ऑक्सीजन अणु प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पौधों को अत्यधिक फ्लोराइड सांद्रता में रखने से लाक्षणिक उत्तक या हरिमीनता हो जाती है। एक मिनट इसको, हाँ ठीक है, उत्तक से या हरिमीनता हो जाती है पर्णवृंत में, किंतु पर्णफलक में नहीं। कैसे कैसे तो हो सकता है, वो दोनों में होगा। आंसर फर्स्ट गलत हो गया। कंसेप्ट समझो दोस्तों, पर्णफलक की केवल मध्य शिरा में नॉइस, पर्णशीर्ष और पर्ण तटों में, बिल्कुल बात सही है, ये जमने वाली बात थोड़ी बहुत, केवल स्तंभ से नहीं, तो आंसर 3rd इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई कलकत्ता जैसे नगरों में मुख्य वायु प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइड, तो आंसर इसका 2nd हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। अम्ल वर्षा है ना, वो देखो, जैवाश्म ईंधन के जलने से अधिक NO2 SO2 के निष्कासित होने से, बिल्कुल सही बात। लकड़ी देखो, अम्ल एसिड रेन होती है वो SO2 और NO2 इनका होता है, ठीक है।
तो इससे बनती है H2SO4 अम्लीय वर्षन प्लस HNO3। ये 70% होता है, ये 30% होता है इसमें। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ये। सीधा देखते ही जो प्रदूषण का प्रभाव है, जल्दी जल्दी से अधिक से निष्कासन होने से बिल्कुल नहीं, अधिक अनाजप्रिय अमोनिया निष्कासन से नो है और ये, तो इसका आंसर सीधा देखते ही ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण हमारी भूमि तथा जल में होने वाला भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तन है जो, प्रदूषण हमारी भूमि व जल में होने वाला भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तन है जो मनुष्य के लिए, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा कंसेप्ट समझना। ठीक है। प्रदूषण हमारी भूमि जल में होने वाला भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तन है जो क्या करता है, मनुष्य के लिए वांछनीय व हानिकारक है। अपन चाहते हैं कि प्रदूषण वांछनीय थोड़ी होता है, ये हानिकारक तो है लेकिन वांछनीय नहीं है। मनुष्य के लिए वांछनीय बिल्कुल नहीं है सर, मनुष्य के लिए अवांछनीय बिल्कुल सही बात, और हानिकारक है बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के लिए अवांछनीय है बिल्कुल सही बात, लाभकारी थोड़ी है ये। तो कंसेप्ट भी करना है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक औषधि मूल्य की पादप जाति के संकटग्रस्त हैं। औषधि मूल्य की ठीक है, औषधि मूल्य की पादप जाति से संकटग्रस्त है, कौन सा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, राउ अल्फा सर्पेंटाना, कोकस निस्पेरा। तो औषधि मूल्य की पादप से संकटग्रस्त है, ये आंसर इसका राउ अल्फा सर्पेंटाना, उसमें प्रॉपर्टीज मिलेगा। जब मेडिसिन प्लांट यूज, आपने स्टडी की मेडिसिन प्लांट की स्टडी की, यू हैव टू स्टडी अबाउट मेडिसिन प्लांट हो, तो देयर यू हैव टू रीड। ओके, तो राउ अल्फा सर्पेंटाना इज द संकटग्रस्त औषधि पादप है ये। अगला प्रश्न है, वही विधि जिसमें संकटग्रस्त पादप जाते हैं एक वानस्पतिक उद्यान में या नियंत्रित अवस्थाओं में संरक्षित की जाती है, कहलाती है। वह विधि जिसमें संकटग्रस्त पादप जातियां एक वानस्पतिक उद्यान में या नियंत्रित अवस्थाओं में संरक्षित की जाती है, वन रोपण, इंसिटू, एक्सिटू। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक्सिटू इंसिटू कंसेप्ट वाला प्रश्न है ये। संकटग्रस्त पादप जातियां एक बोटनिकल गार्डन में नियंत्रित अवस्था में संरक्षित किए जाते हैं। बोटनिकल गार्डन फलाना और किसी मतलब सीड बैंक, जीन बैंक और इनमें रखा जाता है, तो ये सब उदाहरण है एक्स टू कंजर्वेशन के। ठीक है, बोटनिकल गार्डन, सीड बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर ये तो इसका ये हो जाएगा, इसका थोड़ा सा याद रखना ये एग्जाम्पल से। अगला प्रश्न है, पादप संरक्षण का मुख्य उद्देश्य। पादप संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं तथा जीवन सहायक तंत्रों को बनाए रखना, जाति विभिन्नताओं तथा आनुवंशिक पदार्थों के परिसर को बनाए रखना, उपयुक्त दोनों। तो पादप संरक्षण का आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रिया में जीवन सहायक तंत्र बनाए रखना सही बात है, जाति विभिन्नताओं आनुवंशिक पदार्थों के परिसर को बनाए रखना बिल्कुल, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जाति संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त है, जिसको ओपन रेड डाटा बुक में शामिल किया गया था, गोडाउन, राइनोसेरोस, एशिया गधा, नरबारसिंगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर हो जाएंगे सारी की सारी संकर जातियां संकटग्रस्त है ये। गोडाउन, राइनोसेरोस भी है, एशिया गधा भी है, नरबारसिंगा भी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अगला, साइलेंट वैली या मौन घाटी जहाँ पर दुर्लभ पादप, दुर्लभ समझ में, दुर्लभ साइलेंट है बिल्कुल, वो मतलब रेयरली प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है वहाँ, तो कहाँ पर स्थित है ये साइलेंट वैली, सीधे सीधे पूछा कई बार, तो ये केरला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है, कृषि का अभियांत्रिकरण, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है, कृषि का अभियांत्रिकरण आवश्यक है, सिंचाई शोधों में बढ़ोतरी आवश्यक है, वो उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक है, जब उत्पादन बढ़ाना तो उर्वरक का उपयोग करना आवश्यक है। तो डिफॉरेस्टेशन, नो 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 नो, इसमें रिफॉरेस्टेशन प्योर में होता है, डिफॉरेस्टेशन तो वनों का वो हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा उपयोगी नहीं है, ये सब उपयोगी हैं, सब उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये इसके फेवर में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका। ठीक है, फोर आंसर राइट।
अगला प्रश्न है, जीव वैज्ञानिक 5 जून को प्रतिवर्ष बनाते हैं। 5 जून वैसे 10% विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आनुवंशिक स्रोत का संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक आनुवंशिक स्रोत का संरक्षण नेशनल पार्क और जंगली जीव अभ्यारण्य विस्थापित करके। बिल्कुल सही बात है। गार्डन तो नहीं है ना, नेशनल गार्डन, सॉरी वो बोटनिकल गार्डन वो नहीं, तो नेशनल पार्क जंगली जीव अभ्यारण्य विस्थापित करके सही बात है। देश में पर्यावरण नियंत्रण करके, नो सर। आनुवंशिक की बात करें, आनुवंशिक स्रोत संरक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बायोस्फीयर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके, नो। इसमें मानव पृथ्वी का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपटल की कुल कितनी सतह वनाच्छादित है। कितनी आच्छादित है भूपटल की, तो इसको याद कर लेना, 14% है। ठीक है, कोई कंसेप्ट वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब बना था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1972 में है, सीधा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य कारण क्या है, परभक्षण भी कुछ हद तक सही है, वन को काटना भी कुछ हद तक सही है, आवासों का समाप्त होना बिल्कुल सही है, शिकार करना, ये सारी बातें। तो मोर करेक्ट आंसर को देखेंगे तो इसमें आवासों का समाप्त होना ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण योजना किस संगठन से संबंधित है। पर्यावरण योजना, पर्यावरण योजना, ठीक है, पर्यावरण योजना किस योजना से संबंधित है। CSIR, ये तो पर्यावरण योजना से संबंधित, ये तो संस्थान है, ये लाइफ साइंस का, सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में ये। C3 ICAR, और ये नीरी हो जाएगा, नीरी नागपुर में है। तो ये जो पर्यावरण योजना से संबंधित होता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, जो तो ये कहाँ पर पर्यावरण है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, किस मार्च को, याद करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण से संबंधित है। वनों के संरक्षण, काजीरंगा, घना, गिर, वनों के संरक्षण से साइलेंट वाली। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। निम्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। CO तो है, SO2 भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, लेकिन CO2 वायु प्रदूषक नहीं है, लेकिन इसकी अधिकता जरूर होती है, तो ये वो CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अम्लीय वर्षा का कारण होता है, SO2 NO2 मैंने पहले डिस्कस कर दिया, मैंने अभी क्वेश्चन। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुआं में पाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं में पाया जाता है, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। देखिए इसमें प्रकाश रासायनिक धुआं में CO नहीं, NO2 पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, किसी आवास में लाइकेन का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता है। देखो मैंने कहा था, कहीं भी अगर लाइकेन पाया जा रहा है, इसका मतलब वो वायु प्रदूषण मुक्त स्थान है, तो इसको सीधा सीधा याद कर लेना वो। तो वायु प्रदूषण अनुपस्थित होगा, वहां लाइकेन पाए जाएंगे। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ये फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। किसके प्रभाव कारण होता है, ये CO2 के कारण। कोई रोल नहीं है SO2 का, CO का, ऑक्सीजन। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन दर्शाता है। कौन सा प्रदूषक जैविक आवर्धन दर्शाता है, DDT, SO2, CO, I और Hg। तो DDT दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणें प्रतिक्रिया करके पैदा करती है। उसमें देखा होगा, जब वो रिएक्शन देखी थी ना, ओजोन वाला, जब ओजोन मंडल में कैसे कैसे वो उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणें किसकी प्रतिक्रिया करके पैदा करती है, प्रतिक्रिया पैदा करती है, CO, SO2, क्लोराइड, ओजोन। तो आंसर ओजोन हो जाएगा।
अगला प्रश्न, किससे कोई वातावरणीय प्रदूषण नहीं होगा? वातावरणीय प्रदूषण नहीं होगा हाइड्रोजन से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने पहले ही बता दिया आपको। किस थोड़ा सा ये दो ऑप्शन तो कर दिए, बहुत बार पूछा होगा किसी ने, बहुत बार सीधा के सीधा ऑप्शन ऐसे कैसे आते हैं जो। वातावरणीय प्रदूषण वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, कट गया। कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO2 से, और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन वायु प्रदूषक होता है, तो इसमें हो जाएगा CO2 आंसर है, क्योंकि इसकी अधिकता CO2 की वो प्रदूषण में सहायक होती है, बाकी नॉर्मल CO2 वातावरण में होती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है? अब जल प्रदूषण का देखो, धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, डिटर्जेंट, अमोनिया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोर करेक्ट आंसर है वो होगा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण ये होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, और दोस्त को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।